हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में। ओके, ये सीईटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ बेसिकली मैगजीम्स ऑफ टीचिंग? सो दीज आर बेसिकली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और जनरल रूल्स दैट विल गाइड अ टीचर, ठीक है, इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, सिस्टमेटिक, इंटरेस्टिंग एंड लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, ये ऐसा प्रिंसिपल है या फिर बोल सकते हैं ऐसे रूल्स हैं जो कि टीचर को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। गाइडेंस किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करेगा? टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, सिस्टमेटिक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और लर्नर सेंटर्ड बनाने के लिए। ये बेसिकली टीचर को बताएगा कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस सीक्वेंस में पढ़ाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो गुड टीचर होता है वो फॉलो करता है जो भी मैगजीम्स होता है उनको according to age, ability, previous knowledge, need and learning level of student. So we are starting. Okay, so we are starting from the first one, that is known to unknown. यहाँ क्या होता है, the teaching will begin with the knowledge that the learner already possesses and then we will proceed to the newer knowledge. ठीक है, that is known to unknown. Okay, क्या हो गया कि पहले हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है। ओके, एंड देन हम वहाँ से मूव करेंगे उन चीज़ों पे जो कि नया है। ठीक है, दैट इज़ नोन टू अननोन। ओके, सो दिस इज़ नोन टू अननोन। देन हम देखेंगे एग्जाम्पल कैसे हो गया। जैसे इमेजिन कि टीचर को ब्लड प्रेशर के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है, नर्सिंग स्टूडेंट्स को। तो पहले टीचर जो है वो बताएगा या फिर जानने की कोशिश करेगा कि क्या बच्चों को हार्ट के बारे में पता है, कितना पता है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कितना पता है। एंड देन जो है वो ब्लड कॉन्सेप्ट का, जो ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो जो है वो स्टूडेंट को बताएगा। सो इट्स अ एग्जाम्पल। ओके, इसके यूजेस क्या है? सो फर्स्ट यूज इज़ दैट इट विल कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विथ न्यूअर नॉलेज। ठीक है, जैसे पहले जो है वो स्टूडेंट को हार्ट के बारे में पता था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता था, लेकिन ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं पता था। तो हमने क्या किया, जो प्रीवियस नॉलेज था उससे नए नॉलेज को कनेक्ट कर दिया। इट विल मेक जो लर्निंग है ईजियर एंड मीनिंगफुल। ठीक है, ये लर्निंग को ईजियर बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, कॉन्फिडेंस इन्हांस करेगा स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट को नए कॉन्सेप्ट लर्न करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस। सो व्हाट इज सेकेंड वन? सेकेंड इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, इसमें क्या है कि टीचर जो है वो बिगिन करेगा विथ सिंपलर कॉन्सेप्ट्स। ओके, एंड देन ग्रेजुअली वो मूव करता है जो भी डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर को कार्डिक सर्कुलेशन के बारे में बताना है, ठीक है, तो पहले वो पार्ट्स ऑफ हार्ट को बताएगा, फंक्शन को बताएगा, एंड फाइनली जो है वो कार्डिक सर्कुलेशन को बताएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल जो कि पार्ट ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स पार्ट दैट इज कार्डिक सर्कुलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स? ओके, तो पहला आता है कि इससे क्या होता है, जो डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग की वो रिड्यूस हो जाती है, कन्फ्यूज़न रिड्यूस हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है स्टेप बाय स्टेप, एंड यूज़फुल होता है जब टीचिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है या फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ाना है तब। देन थर्ड वन इज़ फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, so here the teaching should proceed from the real objects or either things that can be seen or handled, ठीक है, to the ideas or concept that cannot be directly observed। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हम टच कर पा रहे हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं, वहाँ से जो है ऐसी चीज़ों की तरफ हम मूव ऑन करेंगे जिनको हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, so while teaching about the intravenous infusion, the teacher first shows IV set and then demonstrates its part, ठीक है, before explaining the theoretical principle of IV therapy। ठीक है, अगर हमें IV थेरेपी के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है, उसके प्रिंसिपल्स को, तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को बताएंगे। सी प्रिंसिपल तो हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते हैं, तो ये क्या थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट विच द स्टूडेंट्स कैन टच, feel, like what are the parts of IV sets. Okay, these things, in this way we can handle this. So this is concrete to abstract, that is from the things which can be touched, seen, to the ideas or concept that cannot be directly observed. This is concrete to abstract. Example done. What are the uses? So it will make the abstract concepts easier to understand because generally abstract topics are harder to understand. Okay, तो यहाँ पे जो भी abstract concepts होते हैं उनको ये easier बना देते हैं understand करना। ठीक है,
देन इट विल इम्प्रूव रिटेंशन, ओके, लंबे समय तक बोलते हैं ना, जो जिन चीज़ों को हम छू के देखते हैं, याद करते हैं देख के, तो वो लंबे समय तक याद रहते हैं, तो ये क्या करता है, रिटेंशन को इन्हांस करता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये लर्निंग जो भी एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देन कम्स पार्टिकुलर टू जनरल। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो है एक पार्टिकुलर और स्पेसिफिक एग्जाम्पल या इंडिविजुअल केस से और फिर जनरल प्रिंसिपल या रूल की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को फीवर हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं और फिर हम जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फीवर और उसके कॉज के बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पार्टिकुलर पेशेंट था, वहाँ से हमने पूरे फीवर को जो है वो डिफाइन कर दिया, उसके कॉज को बता दिया। दिस इज़ पार्टिकुलर टू जनरल। एग्जाम्पल हम भी हो गया हमारा। यूजेस क्या होता है, ये रीजनिंग एबिलिटी इन्हांस करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उनको पार्टिकुलर केस दिखाए तो वो खुद ही डिस्कवर कर सकते हैं ना नए प्रिंसिपल्स को। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है एंड जनरल कॉन्सेप्ट्स ईजियर हो जाते हैं समझने में, क्योंकि उन्होंने पहले देखा हुआ है। देन फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पहले प्रिंसिपल्स, जो जनरल प्रिंसिपल्स है, उनको बताना जो है वो ज़्यादा ईजियर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। पहले प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, एंड देन वी विल मूव टू पार्टिकुलर पॉइंट्स, लाइक कैसे उनको मेंटेन करेंगे, लाइक हैंड वॉशिंग we will taught, then PP and then sterilization. So here we are moving from the infection prevention, principle of infection prevention, to the specific points like hand washing, PP and sterilization. So this is general to particular. Example done. What are uses? So ये theoretical knowledge को अप्लाई करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिकल सिचुएशन में कनेक्ट करता है। सो दिस इज अबाउट द जनरल टू पार्टिकुलर, ओके। नेक्स्ट इज होल टू पार्ट। व्हाट इज होल टू पार्ट? द टीचर विल फर्स्ट प्रेजेंट द कंप्लीट और होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल पार्ट में जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा होल टू पार्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में टीचर को बताना है तो टीचर पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बताएंगे, एंड देन लाइक स्मॉलर पार्ट्स के बारे में बताएंगे, लाइक माउथ, ईसोफेगस, स्टमक। सो दिस इज होल टू पार्ट. What are the uses for this? It is that it gives student an overall picture. Apart from that, it will help student in understanding the relationship between the parts and also prevents fragmented learning. Next is from part to whole. Sometimes teaching begins with individual part. ओके, कभी कभी क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल पार्ट से जो है टीचिंग जो है स्टार्ट होती है और फिर जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं. एग्जाम्पल, अगर फिजिकल असेसमेंट हमें बताना है स्टूडेंट्स को, तो क्या एक बार में पूरा हेड टू टू बताना सही होगा? नहीं, हमें स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो बताना पड़ेगा, एंड देन हम जो है वो कंप्लीट हेड टू टू बताएंगे, ठीक है. लाइक पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे असेसमेंट, देन कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट, एंड देन कंप्लीट हेड टू टू असेसमेंट के बारे में बताएंगे. सो दिस इज एग्जाम्पल. व्हाट आर यूजेस? ये जो है वो स्किल और प्रोसीजर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग कराते हैं इंडिविजुअल्स को. जो भी स्टूडेंट्स हैं इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट को. देन कम्स इजी टू डिफ़िकल्ट. यहाँ पे क्या होता है कि द टीचर विल स्टार्ट विद द टास्क दैट स्टूडेंट कैन परफॉर्म ईजिली, और उसके बाद धीरे धीरे मोर डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे. जैसे कि इमेजिन टीचर को यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है, तो पहले हम उनको बताएंगे कैसे वो हैंड वॉशिंग का प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे, कैसे ग्लव्स वेयर करेंगे, एंड देन ये सारे क्या हैं, सिंपलर टास्क, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन. व्हाट आर द यूजेस? इज दैट इट विल enhance the confidence of student, it will reduce the fear of difficult subject. Okay, then comes the near to far. यहाँ पे जो है वो क्लोजर और फैमिलियर जो एनवायरनमेंट है वहाँ से हम प्रोसीड करते हैं डिस्टेंट और अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो है वो कोई डिजीज़ के बारे में बताना है तो हमारे नियर बाई में जो कम्युनिटी है पहले वहाँ के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स को, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर नियर टू फार. व्हाट आर द यूजेस? इट इज़ दैट it will make learning relevant, and then it will create interest for the students, and it will help learners to relate the classroom knowledge to real life. So this is about the near to far. And then particular to universal. What is this? So here the knowledge will progress from specific situation or example towards a broader concept
that will be applicable to many situations. That is particular to universal. Okay. Like after discussing one patient's nutritional problem, टीचर डेवलप करते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट. ठीक है, मतलब एक पेशेंट को लिया, वहाँ पे डिस्कस करके और फिर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो भी न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, उसके बारे में बच्चों को बता दिया. तो वो क्या हो गया, पार्टिकुलर पेशेंट से पूरे न्यूट्रिशनल असेसमेंट को बता दिया. व्हाट आर यूजेस इज दैट इट विल इन्हांस द क्रिटिकल थिंकिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट जनरलाइजेशन डेवलप करता है. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स को जो भी उनकी लर्निंग है डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करने में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल. Okay, what is empirical to rational? So here the teaching will move from observation and experience to reasoning and scientific explanation. ठीक है, पहले स्टूडेंट्स जो है ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ को और फिर रीजनिंग और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. लाइक अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है और ड्राई माउथ है, आई मीन ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड रिड्यूस यूरिन आउटपुट है, तो फिर टीचर उनको जो है वो उसके फिजियोलॉजिकल रीजंस के बारे में बताएंगे after the students has been observed. Okay, student has observed all these things. Okay, वही चीज़ हो गया, पहले स्टूडेंट्स गए क्लिनिकल में, उन्होंने देखा कि पेशेंट का माउथ ड्राई है, इसके अलावा जो है पेशेंट की पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड दिख रही है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज्ड है. ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, एंड स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया. अब वहाँ से जो है टीचर रैशनल की तरफ जाएगा जो कि उनको साइकोलॉजिकल रीज़न बताएगा. दिस इज एग्जांपल. यूजेस साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है थ्योरी के साथ में, और क्लिनिकल रीजनिंग इन्हांस होती है. ओके, नाउ एनालिसिस टू सिंथेसिस. व्हाट इज एनालिसिस टू सिंथेसिस? एनालिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अ सब्जेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ठीक है, और सिंथेसिस मतलब क्या, उनको कंबाइन करके एक होल नया पार्ट बनाना, दैट इज सिंथेसिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि फिजिकल असेसमेंट के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है, तो पहले छोटे छोटे पार्ट के बारे में बताएंगे. ठीक है, या फिर बोले नर्सिंग केयर प्लान के बारे में जो है वो हमें बताना है स्टूडेंट्स को, तो पहले हम उनको हिस्ट्री कलेक्शन बताएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे. तो ये क्या हो गया, एनालिसिस. अब इनको कंबाइन करके हम बताएंगे उनको नर्सिंग केयर प्लान. दिस इज सिंथेसिस. व्हाट आर यूजेस? Uses is that it will enhance the higher order thinking, problem solving ability सही होगी और स्टूडेंट्स नॉलेज को इंटीग्रेट करना सीखेंगे. देन इज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग. ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स जो भी फैक्ट्स उनको ऑब्जर्व करेंगे और सिचुएशन को, ठीक है, एंड देन अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्यों हो रहा है. ठीक है, जैसे स्टूडेंट क्लिनिकल में गए, उन्होंने देखा पेशेंट रैपिड ब्रीथ कर रहा है. ठीक है, अब रैपिड ब्रीथ करने के बाद उन्होंने देख लिया पेशेंट को, अब टीचर उनको बताएगा कि इनके सेवरल कॉजेज हो सकते हैं, लाइक फीवर की वजह से, रेस्पिरेटरी डिजीज और एंजाइटी की वजह से हो सकता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मैगजीम्स ऑफ टीचिंग. फर्स्ट इज इट विल मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज. यहाँ पे टीचिंग मोर सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल मेक लर्निंग ईजी, ओके, and interesting. Then it will promote active participation of students, enhance critical thinking, improve the retention of knowledge, and it will also reduce the student fear. Okay, also it will help in achievement of the teaching learning objective. It will make theoretical knowledge more practical and meaningful. ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया हमारा importance of maxims of teaching हुआ. So what we have seen till now, we have seen maxims of teaching. ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने देखा क्या क्या मैगजीम्स है. फर्स्ट वन इज नोन टू अननोन, देन सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पार्टिकुलर, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, इजी टू डिफिकल्ट, नियर टू फियर फार, देन पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल, एम्पेरिकल टू रेशनल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, ऑब्जर्वेशनल टू रीजनिंग, एंड दिस आर द इम्पॉर्टेंस. एंड देयर इज अ न्यूमोनिक. ओके, लेट्स सी क्या है. दैट इज काइंड स्टूडेंट्स कैन जनरली प्रिपेयर गुड वर्क प्रॉपरली एंड ईजिली. ओके, यहाँ पे के क्या हो जाएगा, नोन टू अननोन. दिस वन एस स्टूडेंट, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स. ओके, सी कैन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जी जनरली, जनरल टू पार्टिकुलर. Then comes P, that is particular to general. Okay, then comes the again G, that is
Okay, you can ignore this G, and then verb, that is whole to part, then comes again P, that is particular to universal. Okay, and then E comes easy to difficult. So this is a simpler mnemonic, that is kind student can generally prepare good work properly and easily. Okay, so this is whole about maxims of teaching. If anyone is having any doubt regarding this topic, they can comment below. Okay, so thank you so much.